लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ। इतना छोटा आईपीओ, मैंने तो कभी इतने छोटे आईपीओ के बारे में डिस्कशन भी नहीं की। ये आईपीओ सिर्फ 61 करोड़ का आईपीओ है। अभी तक तो आपने कई हजारों, इनफैक्ट कई लाखों करोड़ के आईपीओ की भी बात सुन ली होगी। अभी एलआईसी का आईपीओ आएगा। ये इतना छोटा आईपीओ प्रोबेबली होना तो इसको एसएमई कैटेगरी में चाहिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, पर अब ऑफ कोर्स क्वालिफाई तो कर ही है मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। तो पूरा का पूरा डिस्कशन इस आईपीओ के रिलेटेड हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। लिस्टिंग डे एनालिसिस से लेके लॉन्ग टर्म के लिए कैसा पर्सपेक्टिव रखना है, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तीनों जगह पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए बहुत क्विकली बात कर लेते हैं इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की। ये आईपीओ 29 to 1 अक्टूबर तक ओपन है। इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगी 7 अक्टूबर को और लिस्टिंग हो जानी चाहिए 12 अक्टूबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 117 to 120 और एक लॉट में 125 शेयर्स हैं। तो 120 पर अगर आप कट ऑफ सिलेक्ट करते हो 120 प्राइस के ऊपर, तो आपको एक एप्लीकेशन 15,000 एग्जैक्ट 15,000 की पड़ेगी। तो अगर एक भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो तो 15,000 रुपीज लगेंगे पर लॉट। और जैसा मैंने आपको बताया 61 करोड़ का बहुत छोटा सा आईपीओ है, लेकिन सारा का सारा फ्रेश इक्विटी है। इसमें प्रमोटर अपना कोई भी होल्डिंग बेच नहीं रहा है, पूरा का पूरा फ्रेश इक्विटी है। इस बात का ध्यान रखना है। मेनली दो प्रमोटर है इसके अंदर, श्रीनिवास गदिपति और लिखिता गदिपति, जिनके नाम पर यह कंपनी भी है। प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 100% थी इस आईपीओ के आने से पहले, जो कि आईपीओ के बाद 75 से थोड़ी कम यानी कि 74% हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ नहीं बेची है, सिर्फ एडिशनल जो इक्विटी वो इशू कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही इनकी परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 100 से 75 के नीचे चली जाएगी। तो चलिए बहुत जल्दी अब बात कर लेते हैं कंपनी की डिटेल्स की। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी शुरू हुई थी 1998 में। हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है। कंपनी का बहुत डिफरेंट काम है। ऑयल और गैस की पाइपलाइंस आपने जरूर देखी होंगी। तो ऑयल और गैस की पाइपलाइंस डालने का ये वो काम करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी बनाने में इनका पूरा का पूरा रोल रहता है। साथ ही में विद इन द सिटी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पूरी सिटी को गैस के नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम रहता है। आईजीएल, एमजीएल जैसे आपको पता होगा, उस तरीके के नेटवर्क डालने का भी ये कंपनी काम करती है। कंपनी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डालने का भी काम करती है और ये जो भी पाइपलाइन का काम करती है उसके रिलेटेड ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का काम भी सारा ये देखते हैं। तो ये कंपनी का ओवरऑल काम है। कंपनी का काम 16+ स्टेट्स में है, मोर देन 2 यूनियन टेरिटरीज में है। तो पैन इंडिया काम है कंपनी का। इनके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल, गेल, पर वो कितने अच्छे हैं वो हम बाद में बात करेंगे। कंपनी के रिगार्डिंग में आपको बहुत एक यूनिक इंफॉर्मेशन बताता हूं। साउथ ईस्ट एशिया में ये द ओनली कंपनी है जिन्होंने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन लगाई है। जी हाँ, इन्होंने इंडिया से नेपाल तक हाइड्रोकार्बन की पाइपलाइन लगाई है। क्रॉस कंट्री हो गया, तो अभी तक तो किसी ने नहीं करा था, इन्होंने ही करा है। ऑफकोर्स ये एक यूनिक बात है, पर इससे इम्प्रेस होने की हमें जरूरत नहीं है, ये भी मैं बहुत क्लियरली बोल दूं। तो ये तो थी बहुत क्विक कंपनी की इंफॉर्मेशन। तो चलिए ये देखते हैं कि आईपीओ लाने का इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई स्पेसिफिक रीजन तो इन्होंने मेंशन नहीं करा, पर वही कॉमन ऑब्जेक्टिव जैसे होते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है, वो इस आईपीओ के थ्रू ये करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं बहुत क्विकली कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे नजर आ रहे हैं। तो रेवेन्यू कंपनी का FY18 के अंदर था 80 करोड़, FY19 में हो गया 140 करोड़ और FY20 में था 162 करोड़। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY18 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हैरान मत होइएगा, सिर्फ 7 करोड़ प्रॉफिट था इनका। FY19 में 17 करोड़ हो गया और FY20 में 19 करोड़। तो आप समझ गए होंगे, जो मैंने इनिशियली बोला था कि बहुत छोटी कंपनी है, आप इसके प्रॉफिट से समझ गए होंगे कि कितनी छोटी कंपनी है ये। वही बात करें कंपनी की पीई रेशो तो 8.5 के आसपास है, जो कि ठीक है, कोई बहुत कम ज्यादा नहीं है। ईपीएस, एवरेज ईपीएस 11.5 की है इनकी, जो कि FY20 में 13.5 के आसपास है, तो ठीक है। लेकिन ईपीएस कम हुई है पहले से, पहले ज्यादा थी,
लगभग 17-18 कुछ चल रही थी ईपीएस, जो FY20 में 13.5 के आसपास आ गई है। तो कुछ फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम तो है। वहीं अगर डेट की बात करें, एक रेशो ही बहुत है, डेट टू इक्विटी की रेशो 1 से ऊपर तो है ही, अराउंड 1.3 के आसपास, बहुत ज्यादा है। इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना डेट और बहुत लिमिटेड प्रॉफिट, ये तो वैसे ही हमारे समझ आएगा नहीं। फिर भी एक पॉजिटिव चीज, फाइनेंशियल्स में नहीं बट ओवरऑल एक पॉजिटिव चीज इस सेक्टर के लिए बोली जा रही है कि 2022 तक इंडिया को $100 बिलियन इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा 228 सिटीज के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना। तो इनका रोल उसमें रहना चाहिए। एक यूनिक बात यही है इस कंपनी की कि इसके कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। जो भी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पाइपलाइन के रिलेटेड करवाती हैं या जब भी टेंडर देके करवाते हैं, तो जो भी इनके पीयर्स जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो कोई भी लिस्टेड नहीं है डायरेक्टली इनके सामने। तो ऐसे में तो बिजनेस यूनिक लगेगा, पर तब भी ऐसे वीक फाइनेंशियल अच्छे कहीं से नहीं नजर आ रहे, तो ऐसे वीक फाइनेंशियल्स की वजह से ये कंपनी कमजोर लगती है। और अभी हम यही देखते हैं कि कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी के हमें कंसिडर करने हैं, जो इन्होंने खुद हाईलाइट करे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इनके जो क्लाइंटेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड होने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि इनको लॉन्ग टर्म सप्लाई का ऑर्डर कहीं से भी नहीं मिला हुआ, कहीं से भी इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा हुआ कि लॉन्ग टर्म सप्लाई इन्हीं के पास से जाए। जो भी इनका काम आता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आता है या जो भी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है उतने टाइम तक। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अगर आपको रेगुलर काम नहीं मिल रहा कहीं से, तो बिजनेस के लिए वो अच्छा वैसे ही नहीं माना जाता। तो ये एक वीक पॉइंट इनका है। दूसरा वीक पॉइंट जो इनका नजर आता है वो ये है कि जो लार्ज कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, ऑल्दो इंडिया में लिस्टेड नहीं है या बाहर से आती हैं या अनलिस्टेड है पर कंसोर्टियम बना के काम करती हैं, इनके पास, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है और एक सर्टेन रेंज के बियॉन्ड इनको प्रोजेक्ट्स मिल भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। ये इन्होंने खुद मेंशन करा है। तो आप समझ सकते हो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी 2 लोग 3 लोग मिलकर भी अगर इनके अगेंस्ट आ गए, प्राइसिंग पावर कम कर प्रोजेक्ट्स ले गए, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिजनेस लेना मुश्किल है, स्पेशली जब आपके कोई फिक्स क्लाइंट्स नहीं है, जो हमने पॉइंट 1 में भी बात करी है। थर्ड पॉइंट की अब मैं बात करता हूं। FY17 के अंदर इन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड करा था, लगभग 3 करोड़ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कैश फ्लो एक साल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर इन्होंने मेंशन ये करा है कि आगे आने वाले सालों में भी नेगेटिव कैश फ्लो रह सकता है। ये कोई अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि FY17 में अगर आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे हो और अब FY20 भी निकल गया है और अभी तक भी नेगेटिव कैश फ्लो वाली सिचुएशन कंपनी के अंदर बनी हुई है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट माना जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट, 7 करोड़ का कंपनी में लोन चल रहा है और 55 करोड़ की बैंक गारंटी इनकी गई हुई है। इतनी छोटी कंपनी और प्रॉफिट अभी उतना है नहीं, काम इनको कितना मिलेगा फ्यूचर में पता नहीं, और ऐसे में ऐसी डेट के नंबर्स अलार्मिंग नहीं है पर ये कभी भी अलार्मिंग बन सकते हैं। तो हमें इस वीक पॉइंट को हाईलाइट करना ही पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट इसको भी मानेंगे। तो ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में, कंपनी की वीकनेस के बारे में और जो भी डिटेल्स हमें जानने की जरूरत थी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि लिस्टिंग डे और लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। जो भी चीजें मैंने आपको कंपनी के रिगार्डिंग हाईलाइट करी है, मुझे लगता नहीं है उसके बाद भी आपका पॉजिटिव सेंटिमेंट रहना चाहिए, पर अगर रह गए तो मैं अपने व्यू पॉइंट से बहुत क्लियर एक बात बोल दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये कंपनी बहुत रिस्की लगती है, सिंपली बिकॉज बहुत छोटी कंपनी है और सिर्फ फ्यूचर को देखकर हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी किसी ना किसी लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए और एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स में एक बहुत छोटा सा स्पॉट है इनका, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए और लिमिटेड फंड्स हमारे पास हैं, तो मुझे लगता नहीं है हमें अपने 15,000 इस कंपनी में डालने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूंगा, मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये ऑन नहीं है। वही बात करें अगर लिस्टिंग डे गेन की, तो लिस्टिंग पे भी मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में हमको लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए, पर तब भी हम एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी रखते हुए डे 3 तक इसका वेट करेंगे, इसके नंबर्स को देखेंगे कि कितना सब्सक्राइब किया जा रहा है। अगर नंबर्स बहुत स्ट्रांग होंगे
तो हम लिस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। 5x 10x मिनिमम होना चाहिए, तब हम कुछ इस कंपनी की तरफ लिस्टिंग के गेन्स लेने के लिए सोच सकते हैं। पर वही बात है, मार्केट कंडीशंस अगर जरा सी भी खराब हुई तो ऐसी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी, इसमें तो लिस्टिंग डे पे बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, काफी रिस्क रहेगा। तो लिस्टिंग डे पर फिलहाल आज की डेट में भी मेरे लिए ये अवॉइड है। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के लिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अंटिल वी मीट अगेन इन अनदर वीडियो। बाय बाय।